वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना। अगले 22 मिनट में आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी 100 खबरें। सबसे पहले खबर पुणे से। पुणे के मालिन गांव में कुदरत का कहर टूटा। इसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। मालिन के हालात को देखकर राजनाथ सिंह सख्ते में रह गए। उन्होंने अफसरों से राहत बचाव के काम का जायजा भी लिया। मालिन गांव का हाल देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या होगी। उसकी हालत देखकर राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कोई गांव भी था। उन्होंने कहा कि हादसा बेहद खौफनाक है। जो यहाँ पर ये सब सारे मलबे दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे लगभग 47 से अधिक घरों में रहने वाले लोग पूरी तरह से दबे हैं। इसे देखने से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कभी कोई मकान रहे होंगे। यहाँ एक मंदिर भी था, लेकिन मंदिर का शिखर तक नहीं दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मालिन के पीड़ित लोगों की केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद करेगा। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। कि भारत सरकार के द्वारा भी अधिकतम सहायता प्रदान की जाएगी और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं अपने राहत कोष से जितने भी विक्टिम्स हैं उनके परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता की भी उन्होंने घोषणा की है। पुणे के मालिन गांव में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। अभी तक मलबे से 30 लोगों के शव निकाले गए हैं। डीआरएफ की टीम लगातार जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने में जुटी हुई है। मलबे में अभी भी 160 लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि इतने ही लोग लापता हैं। दरअसल लैंडस्लाइड की चपेट में आकर 45 घर जमींदोज हो गए और सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने के काम में कल ही रात से जुटी हुई है। मलबे से एक के बाद एक कई लाशें निकालती चली जा रही हैं। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे 18 लोगों को जिंदा भी बचाया है। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में अभी 3 दिन और लग सकते हैं। बीच बीच में बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से काम प्रभावित हो रहा है। मालिन गांव की आबादी करीब 700-800 लोगों की है और यहाँ 100 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान थे, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि लैंडस्लाइड के चलते इन मकानों का क्या हाल हो गया। चंद घर बचे, बाकी सब मिट्टी में मिल गया। 2 तस्वीरों के जरिए आपको मालिन गांव का हाल समझा सकते हैं। हादसे से पहले मालिन गांव में हरियाली थी, मकान आबाद थे, मंदिर था, चारों तरफ चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ मलबा ही मलबा है। सैटेलाइट के जरिए भी मालिन गांव की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड से पहले की तस्वीरों में मालिन गांव में चारों तरफ फैले हुए घर नजर आ रहे हैं, लेकिन हादसे के बाद घरों का नामो निशान भी खत्म हो गया है और गांव सपाट नजर आ रहा है। पुणे के भीमा शंकर महादेव इलाके में कल तेज बारिश के बाद सुबह सुबह बड़ा सा चट्टान खिसक कर मालिन गांव में आ गिरा था। साथ ही जमीन के धंसे चले जाने से पूरा मालिन गांव मलबे में तब्दील हो गया। उत्तराखंड में एक बार फिर से कुदरत का कहर टूटा है। टिहरी जिले के घंसाली में जखनियाली गांव में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने। उत्तराखंड में एक बार फिर से कुदरत का कहर टूटा है। टिहरी जिले के घंसाली में जखनियाली गांव में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जखनियाली गांव में राहत बचाव की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। पूरी तरह से मलबा हटाने के बाद ही हताहतों का आंकड़ा साफ हो पाएगा। देर रात करीब 2:15 बजे घंसाली में बादल फटा, जिसके बाद हाहाकार मच गया। बादल फटने से करीब 25 मकान तबाह हो गए। कुछ मकान तो पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। टिहरी जिले के घंसाली से 19 किलोमीटर दूर, जिसके चलते राहत बचाव की टीम को मौके पर पहुंचने में वक्त लगा। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाला गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने मुंबईकरों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते निचले इलाकों में हुए जल भराव से बीएमसी की पोल खुल गई है। सड़कों पर लबालब भरे पानी के चलते लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। भारी बारिश और जल भराव के चलते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण जाम लग गया है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन देखी गई। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी, जिससे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। महाराष्ट्र के नासिक में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते गोदावरी नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने मंदिर घाट और दुकानें सब पानी में डूब गए हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन सतर्क हो गया है। तटीय इलाकों को खाली करने के निर्देश देने के साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियातन रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है।
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भरी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे इनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बलौदा बाजार के गिधौरी इलाका बाढ़ में से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां के सैकड़ों घरों में 5-5 फीट तक पानी घुस गया है। बिजली और संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सड़कों पर पानी भर जाने से लोग घरों में ही कैद हो गए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली में ई रिक्शा पर फौरी प्रतिबंध लगा दिया है। पाबंदी आज से 14 अगस्त तक लागू रहेगी, यानी आज से 14 अगस्त तक दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। 14 अगस्त को ही इस मामले में अगली सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने त्रिलोकपुरी में ई रिक्शा की टक्कर से एक बच्चे की खौलती कढ़ाई में गिरने की वजह से हुई मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए ये फौरी सुनाई है और 14 अगस्त तक दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी है। पिछली सुनवाई में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि नियमों के दायरे में लाए बिना ई रिक्शा को चलाने की अनुमति कैसे दे दी गई। फिलहाल अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी है। ई रिक्शा वालों का कहना है कि इस हादसे के आधार पर हजार ई रिक्शा पर बैन लगाया नहीं जा सकता है। ये जायज नहीं होगा। पाबंदी के हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ई रिक्शा ड्राइवर सख्ते में आ गए हैं और उनकी मांग है कि सरकार उनके लिए जल्द से जल्द कानून बनाए। कुछ महीने पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने ई रिक्शा वालों को भरोसा दिया था कि उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी और न ही पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग उन्हें परेशान करेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों की महारैली बुलाई। इस रैली में उन्हें पिछली बार की तरह ऑटो चालकों का समर्थन नहीं मिला है। 30,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन कई कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। केजरीवाल की ऑटो रैली में भीड़ न जुटने की वजह से पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह बताई जा रही है। साथ ही 49 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केजरीवाल लोगों के बीच अपना विश्वास भी काफी हद तक खो चुके हैं। इस ऑटो रैली को सुबह 11 बजे शुरू होना था, लेकिन भीड़ के न पहुंचने से अरविंद केजरीवाल करीब 11:30 बजे तक भी नहीं पहुंचे। हालांकि पार्टी के बाकी जो बड़े नेता हैं वो मंच पर मौजूद थे और केजरीवाल के जल्द पहुंचने का हवाला दे रहे थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑटो चालकों की रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने वोट बैंक रहे ऑटो ड्राइवरों को फिर समझाया कि वो सिर्फ वो ही उनके हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उनकी समस्या को सबसे पहले उठाया था। केजरीवाल ने रैली में ऑटो चालकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस ऑटो चालकों से अवैध उगाही करने से उन्हें बेईमानी करने को मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि उनके 49 दिनों के साथ शासन में भ्रष्टाचार काफी कम हो गया था। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ऑटो चालकों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, पर यह भूल गई कि जब तक जन सैलाब उमड़ेगा तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। केजरीवाल ने इन लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। दिल्ली बीजेपी विधायक नंद किशोर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, आशुतोष और सोमनाथ भारती के खिलाफ पीतमपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। केजरीवाल ने विधायकों पर करोड़ों रुपए की उगाही का आरोप लगाया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पीएम पद ठुकराने की पीछे की वजह के खुलासे का दावा करने वाले नटवर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नटवर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला और उनका पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया। नटवर सिंह की किताब पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं भी अपनी एक किताब लिखूंगी और उसके बाद ही सच सामने आएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि वो नटवर सिंह के आरोपों से आहत नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया कि नटवर सिंह की किताब को छपने से रोकने के लिए उनकी ओर से कोई भी प्रयास नहीं किए गए। गांधी परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि 2004 में सोनिया गांधी के पीएम नहीं बनने के पीछे वजह राहुल गांधी थे। राहुल को दरअसल डर था कि उनकी मां अगर पीएम बनी तो उनके पिता और दादी की तरह उनकी भी हत्या हो जाएगी। इसी डर से उन्होंने सोनिया गांधी को मना किया और सोनिया ने उनकी जिद मान ली। नटवर सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने उनसे मिलकर अनुरोध किया था कि वो राहुल गांधी के सोनिया गांधी को पीएम पद न स्वीकारने वाली बात को किताब से हटा दें। नटवर सिंह का दावा है कि राहुल और सोनिया गांधी ने भी उनसे ऐसा ही अनुरोध किया था। नटवर सिंह के खुलासे के बाद बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से उनकी किताब रिलीज होने से पहले सोनिया और प्रियंका उनसे मिली, उससे तो जाहिर होता है कि कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं चाहते कि बाहर आए। पुस्तक के बिल्कुल आने से पूर्व गांधी परिवार के सदस्य यदि उनसे मिलने जाते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो वो चाहते हो कि आगे ना आए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नटवर सिंह जो बातें आज कह रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कही। उनकी कही गई बातें केवल सनसनी पैदा करने का एक जरिया है। क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि अगर कोई गंभीर बात गलत हो रही है उस पर आवाज उठाते? आज उठाने की जगह तब उठाते, क्यों चुप रहे?
अरे क्या बात कर रहे हैं, ये सनसनी की बात है। जासूसी प्रकरण को लेकर राज्यसभा में आज फिर से हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कहा कि खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जासूसी हो रही है, इसलिए उनकी सफाई का कोई मतलब नहीं बनता। कल ही राजनाथ ने कहा था कि नितिन गडकरी की जासूसी नहीं हुई, इसलिए जांच भी नहीं होगी। बीजेपी सांसदों ने ही लोकसभा में मोदी सरकार के मंत्रियों की खूब वजीहत करवाई। बिहार से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने सवाल पर सड़क परिवहन राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर फंस गए। छेदी ने टोल टैक्स के मुद्दे पर सवाल उठाया था। इसी तरह राजस्थान से बीजेपी सांसद संतोष अहलावत के सवाल पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को जवाब देते नहीं बना। लोकसभा में संतोष अहलावत को यहां तक कहना पड़ा कि वो मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। MIM-QM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार लोकसभा में बुरी तरह से फंस गए। ओवैसी के बार बार सवाल से गंगवार असहज भी हो गए और यहां तक कह दिया कि मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 3 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने रक्षा मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय में हुई इस मुलाकात में दोनों तरफ से प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि रक्षा सौदों को लेकर अहम बातचीत हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करने वाले हैं। दोनों प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में शरीक होंगे। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, साइंस के अलावा कई दूसरे मुद्दों पर भी बात होनी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी के सामने बीजेपी नेताओं की जासूसी का मुद्दा भी उठा सकती हैं। साथ ही आतंकी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए भी अमेरिका को कहा जा सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के सम्मान में आज डिनर भी देंगी। केरी के कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है। सितंबर में मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने IIT दिल्ली का दौरा किया। IIT के लैब में पहुंचे और छात्रों से कई मशीनों के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने 2007 के बाद से पहली बार अपनी सालाना इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी जिक्र हटा दिए हैं। अमेरिका विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत यात्रा से 2 दिन पहले 2013 के लिए ये रिपोर्ट जारी की। अमेरिका गुजरात दंगों की वजह से 1 दशक से भी ज्यादा समय तक मोदी को वीजा देने से इनकार करता रहा है और अब इस बदलाव को उनके साथ जुड़ने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अमेरिका को अपना रवैया बदलने पर मजबूर होना पड़ा। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर कल हुई झड़प के बाद दिल्ली के मिठीनगर और नेहरू विहार इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात हैं। दरअसल कल मुखर्जी नगर में धरने पर बैठे यूपीएससी के परीक्षार्थियों को पुलिस ने जबरन हटाने की कोशिश की और तंबू उखाड़ दिए, जिसके बाद छात्र भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुस्साए छात्रों ने बस और बाइक को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। कल पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में हुई झड़प में 4 छात्र घायल भी हुए थे। 3 पुलिस वालों को भी चोटें आई थी। राजस्थान के जयपुर में भी यूपीएससी से सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। उद्योग मैदान के पास बड़ी संख्या में छात्रों ने भाषा के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भेदभाव खत्म करने की मांग की। यूपीए सरकार में मंत्री रहे 16 नेताओं ने अब तक अपने सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं। मंत्री पद गंवाए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन ये नेता अभी तक सरकारी बंगले में ही जमे हुए हैं। लोकसभा में जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि बंगला खाली नहीं करने वाले पूर्व मंत्रियों को नोटिस भेजा गया है और 1 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। साथ ही इन नेताओं पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जिन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने सरकारी बंगले नहीं छोड़े हैं उनमें कपिल सिब्बल, फारूक अब्दुल्ला, बेनी प्रसाद वर्मा के साथ साथ पल्लम राजू, गिरिजा व्यास, अजीत सिंह जैसे वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा कृष्णा तीरथ, एसके जेना, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, प्रदीप जैन आदित्य जैसे पूर्व मंत्रियों ने भी बंगला नहीं छोड़ा है। इस लिस्ट में पीवी नायक, किली कृपारानी, एमएच गावित जैसे नेता शामिल हैं। सहारनपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहर्रम अली उर्फ पप्पू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोहर्रम अली पप्पू के बेटे को भी सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ एनएसए समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही बाकी आरोपियों पर भी कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि मुख्य आरोपी मोहर्रम अली का कहना है कि वो बेगुनाह है और उसे राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है।
ये हमारे मुखालिफों ने अब करी धरी करके हमारे गले में पहनवा दिया इसे। मुखालिफों की प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के तहत उन्होंने ये हमला किया। आरोपी खुद को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि दुकानों में आग लगाने और लूटपाट करने में इन लोगों का हाथ था। वहीं सहारनपुर धीरे धीरे शांत हो रहा है। आज कर्फ्यू में एक साथ 6 घंटे की ढील दी गई है। बीजेपी ने सहारनपुर हिंसा के पीछे आतंकवादियों की साजिश होने की बात कही है। बीजेपी की एक टीम बुधवार को हालात का जायजा लेने सहारनपुर पहुंची थी। ये टीम अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भी सौंपने वाली है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापम घोटाले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस नेता सुरेश सोनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में स्कूल में मासूम बच्चे के साथ गैंगरेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कन्नड़ समर्थक समूह ने आज बेंगलुरु में बंद का ऐलान किया है। बंद के दौरान हंगामे की आशंका देखते हुए शहर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। स्कूल में बच्ची से रेप के मामले की जांच अब भी चल रही है। इस केस में पहले गिरफ्तार आरोपी स्केटिंग टीचर को पुलिस बेकसूर बताते हुए छोड़ चुकी है। जनरल विक्रम सिंह ने आर्मी चीफ पद से विदाई के वक्त बड़ा बयान दिया है। भारतीय सैनिकों के सिर काटे जाने पर उन्होंने कहा कि पाक की करतूत पर भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया था। वो आज सेना से रिटायर हो गए। इससे पहले उन्हें दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से अपने कार्यकाल के बारे में अनुभव साझा किए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच में गर्मागर्म बहस हुई। पावर प्रोजेक्ट से जुड़े टेंडर को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा। आप उसको क्यों पूछा रहा है और प्रोसेस करके पाने के लिए पूछते क्योंकि वाला ने 95 करोड़ में आप करने के लिए कोशिश करा। ये क्या मतलब था? बीजेपी के सवालों का ऊर्जा मंत्री तांगा बयालिंग ने जवाब दिया और कहा कि टेंडर से जुड़े फैसले लेने और इसमें फेरबदल करने का सरकार के पास विशेषाधिकार है। काम का जो डिले हुआ है, इसलिए डिले हुआ है कि आपने बोल रहा है कि काम ये तो गुनाह ने क्यों कर रहा है, आपको आपको कुछ मालूम है। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में गायब हुई शालू नाम की लड़की को पुलिस ने बरेली में उसके प्रेमी के साथ हिरासत में लिया है। 26 जुलाई को शालू के गायब होने के बाद संदिग्ध हालत में एक शव मिला था, जिसे उसके घर वालों ने शालू का बताया था। उस वक्त घर वालों ने दावा किया था कि वो शालू का शव है, लेकिन पुलिस ने उसे शालू का शव मानने से ही इनकार कर दिया था। गाजियाबाद के विजयनगर में एक प्रॉपर्टी डीलर को रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने लड़की का एमएमएस ही बना लिया था। इसके आधार पर उसे ब्लैकमेल करता था। यूपी के कानपुर में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बदमाशों ने घर के बाहर से छात्रा को अगवा किया। यूपी के मैनपुरी में एक महिला से पिस्टल दिखाकर रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नागरा में 1 महीने में 3 लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। महिला का कहना है कि विरोध करने पर चाकू से हमला किया गया। महिला ने छेड़खानी और मारपीट की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद छेड़खानी की बात से इनकार किया। हरियाणा के पंचकुला में रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 36 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इसकी बाजार में कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। कोर्ट ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 36 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। इसकी बाजार में कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। हरिद्वार में सफाई के दौरान एक हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। झारखंड के लातेहार में लोगों ने बम जैसा संदिग्ध विस्फोटक देखा। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि ये बम नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर का शेल है। गुजरात के अहमदाबाद में एक तेंदुए को मोर का पीछा करना महंगा पड़ गया। मोर का पीछा करते हुए तेंदुआ एक ट्रांसफार्मर पर कूद गया। करंट लगने से तेंदुए की मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से तीज महोत्सव के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस बीजेपी की महिला पार्षदों और ईस्ट दिल्ली की मेयर ने संगीत की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। डिजाइनर राखियों से बाजार सज गए हैं।